समृद्ध संख्या के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे समृद्ध संख्याओं के मापांक एवं कोणांक से संबंधित गुणधर्म एवं सवाल। गुणधर्म के अंतर्गत ये पहला एक कथन में ले रहा हूं। त्रिभुजी असमता, इसके बारे में अभी हम जानते हैं क्या होता है। इसके बारे में अभी हम अध्ययन करेंगे। कथन, दो समृद्ध संख्याओं के योगफल का मापांक उनके मापांकों के योगफल से कम अथवा उसके बराबर होता है। mod of z1 plus z2 is less than or equal to mod of z1 plus mod of z2। कथन से यहां पे स्पष्ट है, दो समृद्ध संख्याओं के योगफल का मापांक। यहां पे देखिए z1 और z2 दो समृद्ध संख्या है। दो समृद्ध संख्याओं के योगफल का मापांक, ये देखिए योगफल का मापांक z1 और z2, ये दो समृद्ध संख्या z1 प्लस z2 उसका योगफल का मापांक, ये मापांक लगा दिए मॉड, उनके योगफल का मापांक उनके मापांकों के योगफल, जैसे ये देखिए z1 का मापांक और z2 का मापांक उनके मापांकों के योगफल से कम अथवा उसके बराबर होता है। ये देखिए ये लेस देन वाला कम वाला है और ये नीचे वाला साइन किसका है, बराबर का। mod of z1 plus z2 is less than or equal to, इनका जो योगफल का जो मापांक है, इनके योगफल का मापांक इनके मापांकों के योगफल से या तो कम है या उसके क्या है, बराबर है। या तो कम है या उसके बराबर है। इसको हम त्रिभुजी असमता क्यों कहते हैं? इसको त्रिभुजी असमता कहने का कारण यह है कि यदि mod of z1 और mod of z2, z1 एक समृद्ध संख्या है, mod of z1 एक मान को बताता है
एक दूरी को बताता है, मापांक जो होता है। जैसे इसके बारे में हम पहले भी अध्ययन कर चुके हैं। जैसे देखिए z = 3 + 4i, जब इसका हम मापांक लेते हैं, इसका जब हम मापांक लेते हैं ये, तो ये होता है 3² क्या हो जाएगा 9, वास्तविक भाग का वर्ग धन अधिकल्पित भाग का वर्ग के योगफल का धनात्मक वर्गमूल 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5 यहाँ पे। तो ये क्या है, एक मान को प्रदर्शित करता है। मापांक किसको प्रदर्शित करता है, एक मान को बताता है, एक मान को बताता है, एक दूरी को बताता है। जैसे हमने आर्गन चित्र में देखा था कि जब उसको हम आर्गन चित्र में प्रदर्शित किए, समरिक संख्या की जहां पे पोजीशन होती है वहां से मूल बिंदु की दूरी को बताता है ये मापांक जो होता है। तो ये त्रिभुज की मान लो दो भुजाओं को व्यक्त करता है। ये त्रिभुज के दो भुजाओं को हम इससे व्यक्त करते हैं, त्रिभुज की दो भुजाओं को इससे हम व्यक्त करते हैं। तो ये जो होगा mod ऑफ z1 + z2, ये त्रिभुज की तीसरी भुजा को व्यक्त करेगा, त्रिभुज की तीसरी भुजा को क्या करेगा, व्यक्त करेगा। यदि mod ऑफ z1 और mod ऑफ z2 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, दो भुजाओं को व्यक्त करता है, ये पहली भुजा हो गया और ये दूसरी भुजा हो गया। तो जो तीसरी भुजा होगी वो ये होगा, क्या होगा, mod ऑफ z1 + z2। और हम यह जानते हैं कि त्रिभुज के दो भुजाओं का जो योगफल होता है, त्रिभुज के दो भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से क्या होती है, अधिक होती है या तीसरी भुजा के बराबर होती है, तीसरी भुजा से अधिक होती है या तीसरी भुजा के बराबर होती है। त्रिभुज के दो भुजाओं का जो योगफल होता है वो ये इस तरीके से देख लीजिए। जैसे ये हमने एक त्रिभुज ले लिया, ऐसा ये त्रिभुज ले लिया, एक mod ऑफ z1 से रिप्रेजेंट हो रहा है, सिर्फ इसको हम प्रदर्शित कर रहे हैं, दूसरा को हम mod ऑफ z2 से। तो ये हमारा जो कथन क्या कहता है, हमारा कथन यह कहता है कि अगर हम इसको त्रिभुज के दो भुजाएं लेती हैं, त्रिभुज के दो भुजाएं लेते हैं, तो जो तीसरी भुजा होगा, तीसरी भुजा इसको व्यक्त करेगा, किसको, mod ऑफ z1 + z2। और हमारा जो प्रॉपर्टी क्या है, हम जानते यह है कि त्रिभुज के दो भुजाओं का जो योगफल होता है वो तीसरी भुजा से क्या होती है, बड़ी होती है या तीसरी भुजा के बराबर होती है, तीसरी भुजा से बड़ी होती है या तीसरी भुजा के क्या होती है, बराबर होती है। देखिए यहाँ पे ये इनका जो योगफल है इससे या तो बड़ा है या इसके क्या है, बराबर है, इसलिए इसको हम त्रिभुजी असमता कहते हैं। ये हो जाएगा mod ऑफ z1 + z2। दूसरी प्रॉपर्टी है mod ऑफ z1 * z2 is equal to mod ऑफ z1 * mod ऑफ z2। ये क्या बता रहा है, z1 और z2 क्या है, दो समरिस संख्या है, z1 और z2 दो समरिस संख्या है। तो इनके गुणनफल का जो मापांक होगा, इनके गुणनफल का मापांक
उन समरिक संख्याओं के मापांकों के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। दो समरिक संख्याओं के गुणनफल का मापांक उन समरिक संख्याओं के मापांकों के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम Z1 और Z2 को पहले गुणनफल निकालते हैं, क्या निकालते हैं, गुणनफल निकालते हैं, फिर उसका हम क्या लेते हैं, मापांक लेते हैं। क्या लेते हैं, उसका मापांक लेते हैं। इसका जो मान आएगा इनके अलग अलग मापांकों के गुणनफल के क्या आएगा, बराबर। हम Z1 का मापांक अलग निकाले, Z2 का मापांक हम अलग निकाले, फिर उसको आपस में हम क्या किए, गुणा किए, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट आपस में क्या होता है, बराबर होता है। आप खुद स्वयं अपने से कुछ उदाहरण लेके आप जांच सकते हैं उसको, दो समरिक संख्या लेके आप स्वयं उसको जांच कर सकते हैं। तीसरा देखिए, दो समरिक संख्याओं के भागफल का मापांक, दो समरिक संख्याओं के भागफल का मापांक उनके मापांकों के भागफल के बराबर होता है, उनके मापांकों के भागफल के बराबर होता है। मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ Z2, ये होता है। दो समरिक संख्याओं के भागफल का जो मापांक होता है उनके मापांकों के भागफल के बराबर होता है। Z1 में Z2 का हमने भाग किया, फिर उसका क्या निकाला, मापांक निकाला। यहाँ पे हम Z1 का मापांक निकालते हैं और Z2 का मापांक निकालते हैं। Z1 के मापांक में हम किसका मापांक को भाग करते हैं, Z2 के मापांक को भाग करते हैं, तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों आपस में बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी है। चौथा, आर्गुमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ARG का मतलब है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब होता है कोणांक। कोणांक को हम अंग्रेजी में एम्पलीट्यूड या आर्गुमेंट कहते हैं। ARG किसको निरूपित कर रहा है, किसको बता रहा है, आर्गुमेंट को। किसको बता रहा है, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोणांक से है, मतलब किससे है, कोणांक से। ये किसको निरूपित कर रहा है, दो समरिक संख्या Z1 और Z2 के गुणनफल का कोणांक। दो समरिक संख्या Z1 और Z2 के गुणनफल का कोणांक, उनके गुणनफल का कोणांक उनके अलग अलग कोणांकों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। आर्गुमेंट ऑफ Z1 मतलब Z1 का कोणांक, Z1 का कोणांक। आर्गुमेंट ऑफ Z2 मतलब ये Z2 का कोणांक। इनके गुणनफल का जो कोणांक होता है उनके अलग अलग कोणांकों के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है। अब अगला देखिए, नंबर 5, आर्गुमेंट ऑफ Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। ये यहाँ पे ये जो गणितीय कथन है उसे हम क्या कहेंगे, दो समरिक संख्याओं के भागफल का कोणांक, भागफल का कोणांक, दो समरिक संख्याओं के भागफल का कोणांक उनके कोणांकों के अंतर के क्या होता है, बराबर। माइनस मतलब अंतर, और योग का मतलब प्लस से माइनस अंतर। उनके दो समरिक संख्याओं के भागफल का कोणांक, भागफल का कोणांक उनके कोणांकों के अंतर के बराबर होता है, उनके कोणांकों के अंतर के बराबर होता है। तो ये हो गया समरिक संख्याओं से
समरिक संख्याओं के मापांक एवं कोणांक से संबंधित कुछ गुणधर्म हो गए। इसको आपको याद रखना है और इसका सवालों में इसका उपयोग होता है, इसका प्रयोग होता है सवालों में, तो इसको अच्छे से आपको अपने नॉलेज में रखना है। अब इसके पश्चात प्रश्नावली 1.5 से मैं सवाल ले रहा हूं। ये प्रश्न है हमारा, यदि आर्गंड रेखा पर आर्गंड आरेख पर बिंदु P समरिक संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई को निरूपित करता है, निरूपित करता है, तो P का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। P का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। जबकि मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ z प्लस 2। ये बिंदु पद ज्ञात करने के लिए दी गई शर्त है। बिंदु पद को ज्ञात करने के लिए दी गई शर्त है, यदि आर्गंड आरेख पर बिंदु P समरिक संख्या z इक्वल टू x प्लस आई वाई को निरूपित करता है, तो P का बिंदु पद ज्ञात कीजिए। जबकि ये हमको शर्त दिया गया है, इस शर्त को लेके हमें बिंदु P का बिंदु पद ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम हल दिया गया है कि मॉड ऑफ z माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ z प्लस 2। z इक्वल टू क्या है, x प्लस आई वाई है। z इक्वल टू x प्लस आई वाई है। हम z के प्लस में क्या रखेंगे, x प्लस आई वाई पुट अप करेंगे। यहाँ पे हम
तो यहाँ पे इसको हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए हम z के स्थान पे x प्लस आई वाई रखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस आई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ z प्लस 2 में यहाँ पे हम z के स्थान पे x प्लस आई वाई रखेंगे, x प्लस आई वाई प्लस 2। अब इसमें हम वास्तविक भाग और अधिकल्पित भाग को अलग अलग कर लेते हैं। ये x और ये -2 वास्तविक भाग है, मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस आई वाई इज इक्वल टू 2 मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस आई वाई। ये अब ये क्या है, ये मापांक है, ये मापांक है ये। अब इसका हम मापांक लेंगे। मापांक के संबंध में आप पढ़ चुके हैं, अभी भी बताया था मैं। ये वास्तविक भाग और ये अधिकल्पित भाग, तो उनके वर्गों के योगफल का हम क्या लेते हैं, धनात्मक वर्गमूल। उनके वर्गों के योगफल का धनात्मक वर्गमूल। तो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अंडर रूट, वास्तविक भाग क्या है, x प्लस 2 है, x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे अब इसको हमको हल करना है, सरल करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, रूट को हटाएंगे। रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों पक्षों में वर्ग करते हैं। दोनों पक्षों में हम वर्ग करेंगे तो ये अंडर रूट हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, 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 तो ये होगा, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो ये हमें मिलेगा x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 का वर्ग होगा, 2 का वर्ग 4, कोष्टक में x धन 2 का वर्ग धन y वर्ग, ये हो गया। अब इसको जो सर्वसम्मिका है a माइनस बी होल स्क्वायर और इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से इसको ओपन कर देंगे, इसको प्रसार कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब इसको ओपन कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस वाई स्क्वायर implies that x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4। थोड़ा अरेंज करके इसको हमने लिखा इज इक्वल टू, अब 4 का अंदर हम इंटू कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4 इंटू 4 16, 16, ये भी 16 हो जाएगा, 16x प्लस 4y स्क्वायर। अब यहां पे देखिए हम इसको पक्षांतर कर लेते हैं, एक तरफ ले आते हैं, एक्स स्क्वायर वाले पद को, एक्स स्क्वायर वाले पद को एक साथ रख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस
4x और ये इधर आ जाएगा, पक्षांतर कर लेंगे तो ये -16x प्लस 4 -16 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा -3x स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ये 16x और ये 4x, ये हो जाएगा 20x माइनस 20x और ये 16 में 4 घटेगा तो ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 0। अब इसमें हम माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये सारे जितने माइनस वाले टर्म्स हैं ये सब प्लस हो जाएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा, इट इंप्लाइज दैट 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 20x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये होगा हमारा दी गई बिंदु P का बिंदु पथ एक समीकरण के रूप में हमें प्राप्त हुआ। प्रश्नावली से ही एक सवाल और लेते हैं हम। सिद्ध कीजिए कि समरिक संख्याओं सिद्ध कीजिए कि समरिक संख्याओं सिक्स माइनस आई, 7 प्लस 3i, 8 प्लस 2i और 7 माइनस 2i को निर्मित करने वाले बिंदु को निर्मित करने वाले बिंदु एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं। एक समानांतर चतुर्भुज
चतुर्भुज बनाते हैं। देखिए, ये 4 बिंदु हमें दिया है, ये समरिक संख्या है। जब हम समरिक संख्या को आर्गन चित्र में जब हम दर्शाते हैं तो क्या होता है, समरिक संख्या एक बिंदु के रूप में उसको हम व्यक्त करते हैं आर्गन चित्र में। जैसे कि ये एक आप जानते हैं, जैसे ये हो गया 2 + 3i, 2 + 3i। जो x अक्ष होता है उसे हम वास्तविक अक्ष लेते हैं, इधर रियल पार्ट आता है और इधर क्या आता है, इमेजिनरी पार्ट आता है। y अक्ष में कौन सा भाग, अधिकल्पित भाग, और x अक्ष में वास्तविक भाग। तो 2 क्या है, 2 वास्तविक भाग है। जब उसको हम क्रमित युग्म में लिखते हैं, क्रमित युग्म में छोटा कोष्ठक में पहले वास्तविक भाग फिर अधिकल्पित भाग को लिखा जाता है। वास्तविक भाग में 2, अधिकल्पित भाग में 3। तो इधर आप जैसे 2 इकाई चलते हैं, 2 इकाई पे ये 2 इकाई, फिर अधिकल्पित भाग में कितना, 3 इकाई, 3 मान लेते हैं हम, एक उदाहरण के तौर पे ले रहे हैं इसको, 1 2 और ये 3। तो इधर इससे देखिए ये इसकी पोजीशन होगी, ये बिंदु, ये जो समरिक संख्या है 2 + 3i, 2 + 3i को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास 4 बिंदुएं हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि 4 बिंदु ये मिलकर एक समानांतर चतुर्भुज को निर्मित करते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज की आकृति बनाते हैं। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले ये जो समरिक संख्या है उसको हम क्रमित युग्म के पेयर के रूप में पहले लिखते हैं। जब इसको हम पेयर के रूप में लिखते हैं, हल दी गई समरिक संख्या को हम पेयर के रूप में लिखते हैं, तो ये हो जाएगा वास्तविक भाग में 6 और अधिकल्पित भाग में -1, 6 - 1, दूसरा हो जाएगा 7 3, तीसरा 8 2, पहले वास्तविक भाग फिर अधिकल्पित भाग, चौथा 7 - 2। ये 4 बिंदुएं हैं, हमने इसको क्रमित युग्म के रूप में लिख लिया। तो ये देखिए, अब ये एक समानांतर चतुर्भुज को निरूपित करते हैं। A B C और ये D। पहला ये बिंदु A के लिए 6 - 1, B का निर्देशांक 7 3, C का निर्देशांक 8 2 और D का निर्देशांक 7 - 2। वो समरिक संख्या ही है। अब उसको हम निर्देशांक में ले गए, वास्तविक भाग, पहला वाला वास्तविक भाग, दूसरा अधिकल्पित भाग। आप जानते हैं इसको हमें समानांतर चतुर्भुज दिखाना है, तो समानांतर चतुर्भुज की क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी गुणधर्म क्या होती है कि उनके सम्मुख भुजाओं का मान जो होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। उनके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो सम्मुख भुजा देखिए, ए बी का सम्मुख भुजा CD, AB का सम्मुख भुजा CD और BC का सम्मुख भुजा AD। ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर है। ये मान हमें निकालना है। इसको हम किसके द्वारा निकालेंगे, 2 बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र लगा के, जो कि आप 10th क्लास में निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। ये सूत्र आता है 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, ये सूत्र हम लगाते हैं √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1
होल स्क्वायर, ये सूत्र का प्रयोग करेंगे। इसमें से किसी एक को हम x1 y1 लेंगे और एक को x2 और y2 लेंगे, वो आपके ऊपर है, किसी को भी आप ले सकते हैं। अब देखिए, अब हम a b निकालते हैं। a b में हम मान लेते हैं ये हमारा x1 y1 है और ये क्या है हमारा x2 और y2 है। तो ये हो जाएगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे फार्मूला में माइनस है और इसमें भी माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा +1 होल स्क्वायर ए बी, ये 7 में 6 गया, 1 का वर्ग हो जाएगा 1, और ये 3 और 1 4 का वर्ग 16, ए बी बराबर √17। उसी प्रकार से अब हम निकालते हैं सी डी। उनके सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ये हमें दिखाना है। अब हम यहाँ पे सी डी निकालते हैं, सी और डी के बीच की दूरी। सम्मुख भुजा आपस में समान होती है, ये हमें अभी दिखाना है। अब इसमें से इसको हमने x1 y1 लिया, इसको x2 y2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे फार्मूला का माइनस और उसका माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर। 8 में 7 गया, 1 का वर्ग 1 हो जाएगा, 2 2 4 का वर्ग 16, और ये हो गया √17। तो आप देख रहे हैं ए बी बराबर क्या हो गया, सी डी, सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो गई। उसी प्रकार से आप बी सी बराबर ए डी दिखा सकते हैं, तो हम इसको भी निकाल देते हैं। बी सी इसमें हम इधर से ले लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा हमारा 8 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर। 8 - 7 1 स्क्वायर 1, यहाँ पे -1 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 + 1 √2। अब एक और हमें निकालना है, अब इसके बाद हमें निकालना है ए डी। AD x1 y1 x2 y2, तो ये हो जाएगा 7 - 6 होल स्क्वायर प्लस -2, और यहाँ भी माइनस है, माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 7 - 6 1 स्क्वायर 1, यहाँ पे -1 का स्क्वायर प्लस 1 √2। तो आपने देखा कि हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ ए बी बराबर सी डी एवं बी सी बराबर ए डी, ये हमें प्राप्त हुआ। ये समानांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि उसके सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इस प्रकार से ये चारों बिंदु किसको निर्मित करते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज को निर्मित करते हैं, सिद्ध हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा आज का यह पीरियड समाप्त होता है, और साथ में यह पूरा हमारा ये समरिक संख्या जो चैप्टर है ये भी हमारा समाप्त होता है। तो इसी के साथ आज का हमारा ये पीरियड प्लस ये जो चैप्टर, ये दोनों समाप्त हो रहे हैं। आप सभी को धन्यवाद।